नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल बेसिक नॉलेज में। दोस्तों आज के वीडियो नवी के विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आप लोगों को अभी कुछ देर पहले मॉडल पेपर सेट 2 जारी हो चुका है, जैसे आप लोग देख सकते हैं। और इसमें हम लोग साइंस का जो जितने सारे सवाल है सभी को हम लोग डिटेल में बात करेंगे, सभी का आंसर देखेंगे, बिल्कुल सटीक आंसर, और सभी को एक्सप्लेन करेंगे कि आंसर क्या होगा और कैसे होगा। ठीक है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, सारी जानकारी आप लोग को मिल जाएगी। और जितने सारे दोस्त है जो नवी में इस बार एग्जाम देने वाले हैं सभी को शेयर कर दीजिए प्लीज दोस्तों, ताकि उसको भी इसकी जानकारी हो सके और उन लोगों का भी एग्जाम अच्छा रहे। क्योंकि आप लोग कुछ अच्छा कीजिएगा तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज एक ही रिक्वेस्ट आप सभी से एक ही रहता है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें प्लीज। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या क्या सवाल है। और इससे बता दें, बहुत सारा सवाल एग्जाम में भी पूछा जाएगा, इसलिए अगर आप लोग मॉडल पर सेट 1 नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, देख सकते हैं। बहुत बच्चे का 30-35 हज़ार बच्चों ने देखा है और इसमें भी बहुत सारा सवाल बोर्ड एग्जाम में रहेगा, तो बिल्कुल पूरा सेट को देखिए, इससे बहुत ज्यादा फायदा आप लोग को होने वाला है। तो देखिए पहला सवाल क्या है, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि मतलब जिसका डायरेक्शन भी होता है और परिमाण, मतलब कुछ मान होगा 4, 5, 6, 7। ठीक है, सदिश मतलब देखिए एक होता है सदिश, एक होता है भैया जी अदिश, मतलब ये दो भाई है। ठीक है, सदिश और अदिश। सदिश बोलता है कि हम मेरे पास डायरेक्ट दिशा भी है और कुछ वैल्यू भी है, जैसे 4, 5। अदिश बेचारा अकेला पड़ा, इसके पास सिर्फ वैल्यू होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, जैसे कुछ भी बताएंगे आगे समझ में आएगा। ठीक है, इसका कोई दिशा नहीं होता है। सर कैसे देखिए, ऊर्जा का कोई दिशा है नहीं सर। दिशा मतलब देखिए बल, जैसे किसी एक दिशा में हम लोग लगाते हैं, किसी यहाँ पे वस्तु है, हम लोग वस्तु को ढकल रहे हैं तो एक दिशा में बल लगा रहे हैं ना। ऊर्जा का क्या है, कोई दिशा मिलेगा नहीं। तो इस तरह जिसका दिशा होता है वो होता है सदिश, जिसमें दिशा नहीं होती वो होता है अदिश। ठीक है, अब देखिए अभी आप ही लोग आंसर बोल दीजिएगा, निम्न में कौन सदिश राशि नहीं है। तो कौन नहीं है, देखिए विस्थापन का भी दिशा होता है, भार का भी दिशा होता है, नीचे लगता है, त्वरण भी दिशा होता है, एक दिशा में त्वरण होता है। लेकिन चाल का भैया जी कोई दिशा नहीं होता है। ठीक है, लेकिन हाँ इसके जगह पे अगर वेग लिखता तो वेग हो जाता सदिश, लेकिन यहाँ पे चाल लिखा है तो चाल क्या है, चाल सदिश राशि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं, दूसरा नंबर। अचर चाल से गतिशील वस्तु का दूरी समय ग्राफ होता है। द डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद ए कांस्टेंट स्पीड इज। क्या बोल रहा है, स्ट्रेट लाइन होगा, सर्कल होगा, कर्व लाइन होगा कि नन ऑफ दीज। तो देखिए अचर चाल से कोई वस्तु अगर गतिशील करती है तो सरल रेखा तो भैया होगा नहीं। ठीक है, वृत्त भी होगा नहीं, हाँ वक्र रेखा होगा। ठीक है, इस तरह का अगर बनाएंगे तो कहीं भी जा सकता है अचर चाल से, तो वक्र रेखा होगा, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, ऑडोमीटर क्या मापता है। ऑडोमीटर मेजर्स, तो आप सभी को पता है ऑडोमीटर क्या मापता है, जो गाड़ी द्वारा चली गई दूरी को, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल बाय ए व्हीकल। ठीक है, तो ये आपका हो जाए क्या, दूरी का, आप देखिए ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, न्यूटन किसका मात्रक है। भैया जी बच्चा बोलेगा बहुत आसान सवाल है, बल का। न्यूटन इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, यानी कि ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सही है। देखिए 4 आपका 4 को दिया हुआ है, एक है कार्य बराबर बल गुने समय होता है, कि कार्य बराबर बल गुने विस्थापन होता है, कि कार्य बराबर द्रव्यमान गुने वेग होता है, कि इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो देखिए कार्य मतलब हम लोग लिखते हैं W को क्या लिखते हैं, F लिखते हैं क्रॉस S। F मतलब बल, S मतलब विस्थापन, मतलब ये कार्य बराबर क्या हो गया, बल गुने विस्थापन। किस में है देख लीजिए, तो ऑप्शन 2 में है, तो ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। चलिए अगला सवाल, आवृत्ति का ऐसा मात्रक, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल एग्जाम की दृष्टि से। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, ऐसा यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। ऑप्शन 1 इज द ऑप्शन 1 सही है। नेक्स्ट देखिए, वायु में ध्वनि तरंगे, इन एयर साउंड वेव्स आर। वायु में ध्वनि तरंगे कैसी होती है, या फिर आपको कैसे ऐसे ही पूछेगा कि ध्वनि तरंगे कौन सी तरंगे होती है, तो याद रख लीजिएगा ध्वनि तरंगे जो होती है दोस्तों वो होता है अनुदैर्ध्य तरंगे। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हो जाएगा, साउंड वेव्स। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। आपका अगला सवाल है, आवृत्ति n तथा तरंगदैर्घ्य लैम्डा वाले तरंग की चाल भी दी जाती है, तो इसका संबंध क्या हो गया। मतलब हम लोग को बताना है आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य और चाल में क्या संबंध। तो एक चीज याद रख लीजिएगा, v इक्वल टू होता है n लैम्डा। ठीक है, जहाँ v क्या है, चाल है, n क्या है, आवृत्ति है, लैम्डा क्या है, तरंगदैर्घ्य है। तो देख लीजिए किसमें है, v इक्वल n लैम्डा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, श्रव्य ध्वनि का प्रास होता है, ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड इज। मतलब वो प्रास जो सुन सकता है मनुष्य का कान। ठीक है, उससे ज़्यादा भी नहीं सुन सकता है, कान फट जाएगा, उससे कम का भी नहीं सुन सकता है, तो वो होता है 0 से 20,000 हर्ट्ज, सॉरी 20 से 20,000 हर्ट्ज, यानी कि ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए इसको ऐसे भी लिख सकता है कि 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। ठीक है, किलो हर्ट्ज। अब देखिए आप किलो नहीं दिया, मतलब क्या, के मतलब क्या, 1000, तो 20,000 लिख दिया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है। मास ऑफ अर्थ, जिसमें हम लोग रहते हैं, हम लोग का पृथ्वी,
उसका द्रव्यमान कितना है, तो वो होता है दोस्तों 6 × 10⁻24 kg। ठीक है, समझ रहे हैं। 6 × 10⁻24 मतलब 1 के बाद 24 को 0, इतना ज़्यादा पृथ्वी का द्रव्यमान है। उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के केंद्र पर 20 kg बालक का भार, 20 kg वेट ऑफ ए चाइल्ड एट द सेंटर ऑफ अर्थ इज, मतलब जो अर्थ का सेंटर होता है, सेंटर में वेट कितना है, भार कितना बोल रहा है। ठीक है, तो सेंटर में दोस्तों किसी भी वस्तु का भार शून्य होता है। ठीक है, सेंटर में गुरुत्व त्वरण नहीं होता है, यानी कि सेंटर में हम कह सकते हैं कि जी का मान 0 होता है, इसलिए किसी भी वस्तु का भार वहाँ पर शून्य होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर शून्य, बिल्कुल 0 हो जाएगा। ठीक है, चाहे कितना भी भार द्रव्यमान रहे, 5 kg 10 kg 1 क्विंटल कितना भी रहे, लेकिन सेंटर में हमेशा मतलब पृथ्वी का केंद्र हमेशा भार क्या होगा, शून्य होगा। ठीक है, द्रव्यमान भैया अगर पूछो, द्रव्यमान कहीं भी शून्य नहीं होता है, डिपेंड करता है भार, बदलता है भार। ठीक है, तो भार शून्य होता है पृथ्वी के केंद्र में। अगला सवाल देखिए, दबाव डैश राशि है, दबाव कैसी है, अदिश है, सदिश है, दोनों है कि इनमें से कोई। अभी हम बताएं सदिश क्या, जिसका डायरेक्शन। दबाव मतलब प्रेशर, प्रेशर क्या, कोई एक डायरेक्शन में लोग प्रेशर देते हैं। ठीक है, या हम नीचे प्रेशर देंगे, या ऊपर प्रेशर देंगे, या इधर देंगे, किसी भी एक डायरेक्शन में प्रेशर देंगे तो डायरेक्शन मिल गया, यानी कि सदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, आप लोग 11 में जाइएगा तो इसको और अच्छे से पढ़िएगा, 9 अभी 11th वाला। नेक्स्ट 13, जड़त्व का गुण होता है, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, प्रत्येक वस्तु में होता है, किसी किसी वस्तु में होता है, किसी भी वस्तु में नहीं होता है, कि केवल गतिशील वस्तु में होता है। देखिए, जड़त्व का गुण मतलब, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया मतलब एक ऐसी अवस्था जो अपनी अवस्था को चेंज करने का विरोध करती है। आप आराम से बैठे हुए हैं चेयर में, आपको उठने का मन नहीं कर रहा है, आराम कर रहे हैं, तो ये हो गया जड़त्व। आप सोए हुए हैं, उठने का मन नहीं कर रहा, एक जड़त्व। कोई आदमी दौड़ रहा है, ठीक है, तो एक रिदम में दौड़ रहा है, अब उसको रुकने के लिए फोर्स लगाना करना पड़ेगा, तो वो हो गया जड़त्व। ठीक है, कोई गाड़ी खड़ा है, अब उसको हटाने के लिए हमको फोर्स चाहिए, तो वो भी जड़त्व है, मतलब जो पोजीशन में उसका वो विरोध करता है। तो क्या प्रत्येक वस्तु में होता है, चाहे आप हो, चाहे गाड़ी हो, कोई भी चीज हो दुनिया में, हर एक वस्तु में जड़त्व होता है। तो प्रत्येक वस्तु में जड़त्व होता है, ऑकर इन एवरीथिंग। नेक्स्ट, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है, किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा सबसे कम होती है, इन व्हिच स्टेट द एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इज लोएस्ट। समझिए इस बात को, क्या बोल रहा है, सबसे कम ऊर्जा किस में होती है, ठोस में, द्रव में, कि गैस में। देखिए, गैस का अणु तो हर वक्त इधर उधर घूमता रहता है, मतलब उसमें ऊर्जा है इसलिए घूम रहा है इधर उधर, लेकिन जो ठोस है दोस्तों, ठोस का वस्तु जो कण होता है इधर उधर नहीं घूमता है, वो क्या होता है, सबसे कम ऊर्जा होता है ठोस में। ठीक है, अगर यहाँ पूछता है कि सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में होता है, तब हो जाता है हम लोग का गैस, लेकिन पूछा है क्या, सबसे कम ऊर्जा, तो क्या हो जाएगा हम लोग का ठोस, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, 10 डिग्री तापक्रम बराबर 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इज इक्वल टू कितना केल्विन के बराबर होगा। तो जब भी हम लोग सेंटीग्रेड से केल्विन बदलेंगे दोस्तों, तो एक बात याद रखिएगा, इसको आप 243 से 273 से जोड़ दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 273 केल्विन। ठीक है, तो बस इतना डिग्री टेम्परेचर मतलब 273 जोड़ दीजिए, मतलब कितना है 283 केल्विन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, निम्नलिखित में द्रव में कौन अनिश्चित है। द्रव में क्या अनिश्चित होता है, उसका घनत्व यानी कि डेंसिटी, आकार की शेप, आयतन यानी कि वॉल्यूम, के मास। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिफिनिट इन इक्वेट, क्या निश्चित नहीं होता है, मतलब उसका आकार कोई निश्चित को क्या होता है, आकार। ठीक है, आप द्रव को किसी भी वस्तु में डालिए, वो उसका शेप ले लेगा। देखिए, किसी भी, आप मान लीजिए ग्लास है, ठीक है, आप ग्लास में द्रव को डाल रहे हैं, ठीक है, ग्लास में द्रव को डाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या होगा, आकार चेंज हो जाएगा ना, ग्लास का क्या, घनत्व भी वही रहेगा, आयतन भी तो वही रहेगा ना, जितना पानी का आयतन उतना ही रहेगा, द्रव्यमान भी चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ आकार वो ग्लास का आकार लेगा। अब कटोरा में डालिए तो कटोरा का आकार ले लेगा, बाल्टी में डालिए बाल्टी का आकार ले लेगा। ठीक है, तो आकार चेंज होता है। नेक्स्ट, तो अगला सवाल हम लोग का है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के भार का अनुपात होता है। जल का एक अणु में कितना भार होता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का। तो देखिए, सबसे पहले जल का सूत्र क्या होता है, तो जल का सूत्र सर H2O होता है। हाँ बिल्कुल सही। अब इसका भार के लिए हमको H का भी भार चाहिए, O का भी चाहिए, तो H का भार कितना होता है, 1, 2 H है तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ऑक्सीजन कितना होता है, ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का होता है 16, एक ही वो है तो क्या हो जाएगा 16 ही हो जाएगा। ठीक है, इसको काटेंगे हम लोग, 2 एकम 2, 2 8 16, मतलब 1:8, दैट इज ऑप्शन 1, बिल्कुल सॉरी ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल, ऐसा एक क्वेश्चन रहेगा इसलिए अच्छे से इसको समझ लीजिए। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट बोलिए, मैं इसके लिए अलग से स्पेशल वीडियो बना दूंगा। क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्न में से कौन है। तो सबसे पहले क्लोरीन, किसी भी चीज का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने के लिए हमको उसका परमाणु संख्या जानना पड़ेगा। तो सर क्लोरीन का जो होता है वो परमाणु संख्या तो 17 होता है, बिल्कुल सही 17 ही होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करना है, इसको बांट दीजिए, पहले कक्ष में 2,
फिर 8 हो जाएगा, तो 8 10 हो गया, और कितना बचेगा 7, तो 7, तो 8 7 किस में, देखिए ऑप्शन 4 बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, एक तत्व के समस्थानिक में होते हैं इन एन आइसोटोप्स, इन एन एलिमेंट ऑफ आइसोटोप्स, क्या होगा, आइसोटोप का क्या होगा, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, डिफरेंट न्यूट्रॉन नंबर होगा कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर। तो देखिए समस्थानिक मतलब क्या, जिसका परमाणु संख्या समान हो पर परमाणु भार अलग अलग हो। ठीक है, तो या फिर यहाँ तो कोई ऑप्शन नहीं है ऐसा कि परमाणु संख्या अलग, यहाँ पे दिया है कि भिन्न परमाणु संख्या दे दिया है, लेकिन भिन्न परमाणु संख्या तो होता नहीं है, लेकिन हाँ क्या होता है, न्यूट्रॉनों की अलग अलग संख्या होती है। समस्थानिक न्यूट्रॉन की क्या अलग अलग संख्या होती है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए 20 नंबर, किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है, तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल, एक सवाल इससे रह सकता है। परमाणु द्रव्यमान अगर हमको निकालना पड़ता है तो क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। और एक बात सुन लीजिए, किसी भी परमाणु का अगर द्रव्यमान निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रॉन की संख्या प्लस प्रोटॉन की संख्या। न्यूट्रॉन कितना है 18 प्लस प्रोटॉन कितना है 17, दोनों को जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 35। ठीक है, दैट इज ऑप्शन 4 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता है, हाइड्रोजन परमाणु में कौन सा कण नहीं होता, तो भैया हाइड्रोजन परमाणु में आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है। ठीक है, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है, नहीं होता है। तो 21 का ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट चलिए 22 देखते हैं, क्या है, किनाल किरणें किसका किरण पुंज है, तो चलिए याद रखिए किनाल किरणें जो है दोस्तों प्रोटॉन का किरण पुंज है। ठीक है, किनाल किरणें धनावेशित होती है, तो धनावेशित प्रोटॉन का ये किरण पुंज होता है। नेक्स्ट सवाल, अतिचारण का संबंध है, अतिचारण मतलब क्या, अतिचारण मतलब कहीं पे पशु है तो अतिचारण मतलब घास उसको ज़्यादा चर जाना, तो ज़्यादा घास उस चर जाएगा। ठीक है, ज़्यादा घास नहीं रहेगा तो क्या होगा, वहाँ का मिट्टी क्या होगा, जल्दी बह जाएगा, मतलब क्या है, मृदा अपरदन होगा वहाँ पे। तो अतिचारण का संबंध किससे है, मृदा अपरदन से, सॉयल इरोजन से। ओवर ग्रेजिंग इज रिलेटेड टू सॉयल इरोजन। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह पर कितना जल पाया जाता है, बच्चा बोलेगा, इसका आंसर भी बोलना पड़ेगा। हाउ मच वाटर इज फाउंड ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, दैट इज 70%। नेक्स्ट, लेकिन पीने वाला नहीं है भैया उतना, पीने का पानी के लिए लाइट है लोग। एवोगाड्रो संख्या का मान होता है, तो एवोगाड्रो संख्या का मान दोस्तों होता है 6.022 × 10⁻23। देख लीजिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है H2O ना, बच्चा बोलेगा, जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। पेचिस का रोगकारक जीव है, पेचिस का रोगकारक जीव क्या है, तो याद कर लीजिएगा, पेचिस का जो दोस्तों रोगकारक जीव है वो है जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया के कारण दोस्तों पेचिस होता है। नेक्स्ट, एक संक्रामक रोग है, तो आप लोग सभी जानते हैं हैजा दोस्तों जो है ये संक्रामक रोग है, ये संक्रमण से होता है, यानी कि कॉलेरिया जो होता है वो संक्रमण से ही होता है। ठीक है, दूषित पानी ये सब संक्रमण अगर हो जाए तो हैजा हो सकता है। आत्महत्या का थैला क्या कहलाता है भाई साहब, डैश इज कॉल्ड सुसाइडल बैग, तो आप लोग सभी जानते हैं लाइसोसोम को हम लोग आत्महत्या का थैला कहते हैं। नेक्स्ट, पादप कोशिका के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को कहते हैं, तो उसको कहते हैं दोस्तों प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का अधिकतम आवर्धन, इसका सभी लोग कमेंट में बोलिएगा, मुझे जितना आंसर लग रहा है कि इसका 1000 गुना हो सकता है। आप लोग कमेंट में सभी लोग बोलिए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कोशिका का बिजली घर है, कोशिका का बिजली घर क्या होता है, अरे भैया माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत बार बताए हैं। पादप कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं, तो पादप कोशिका का रसोई घर दोस्तों हरित लवक को कहते हैं। ठीक है, हरित लवक को पादप कोशिका का रसोई घर कहते हैं, या फिर यहाँ की यहीं खाना बनाता है, यहीं पर खाना बनता है इसलिए। नेक्स्ट, वह वैज्ञानिक जिसने जीव द्रव्य का नामांकन किया, तो क्या होगा, जिसने जीव द्रव्य का नामांकन किया, तो याद रखिए पुरकिंजे। ठीक है, जीव द्रव्य का नामांकन किसने किया, पुरकिंजे ने। ठीक है, अगला सवाल 35 नंबर, किस प्रकार के उत्तकों की क्रियाशीलता के कारण पौधों में वार्षिक वलय बनते हैं। वार्षिक वलय मतलब ये पौधा है, बनेगा कि नहीं, मोटाएगा और मोटा होगा साल दर साल, तो ये जो मोटाता है वो किसके कारण होता है, दोस्तों ये होता है आप लोग का पार्श्व विभज्योतक के कारण। ठीक है, अगर कहने की कोई पौधा है अब आगे ऊपर बढ़ रहा है, तो ऊपर क्यों बढ़ रहा है, उसमें कौन सा रहता है, तो दोस्तों वो होता है शीर्ष विभज्योतक, लेकिन यहाँ बोला है पार्श्व विभज्योतक, क्यों, मतलब पौधे की जो मोटाई है दोस्तों, वो मोटाई किस कारण बढ़ता है, वो बढ़ता है पार्श्व विभज्योतक या लेटरल। ठीक है, मेरिस्टेम। नेक्स्ट, ट्रैकिड्स पाए जाते हैं, तो ये आसान सवाल है, जाइलम में दोस्तों ट्रैकिड्स पाया जाता है। मूंगफली और बादाम के छिलकों में पाए जाते हैं, तो क्या पाए जाते हैं, स्क्लेरिड्स, याद कर लीजिएगा, मूंगफली और बादाम के छिलकों में स्क्लेरिड्स पाए जाते हैं। अगला सवाल, जाइलम और फ्लोएम किस प्रकार के उत्तक है, सभी जानते हैं वहन के लिए ये फेमस है, यानी कि संवहन उत्तक है, ये कंडक्टिंग टिश्यूज है। रंध्र के क्या कार्य, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा,
दोस्तों इसका जो कार्य है वो गैसों का आदान प्रदान करना भी होता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है, और वाष्पोत्सर्जन भी होता है, यानी कि ट्रांसपिरेशन भी होता है। तो यानी कि ए और बी दोनों, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। वह उत्तक जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है, भैया कौन सा उत्तक है जो हमारे शरीर में वसा का संचय करता है? नाम से ही आप लोगों को दिख सकता है वसीय उत्तक, ठीक है, एडिपोज टिश्यूज। तो दोस्तों ये ऑप्शन 2 है, 4 नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल सभी का उत्तर आप लोगों का हो गया है। सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए जो नवी में पढ़ रहे हैं, ताकि वो लोग भी कुछ फायदा हो। दोस्तों इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में भी रहेगा, इसलिए इसको जरूर पढ़िए। सभी लोग पूरा देखिए एकदम, तब फायदा होगा, ठीक है। और एकदम पूरा क्वेश्चन याद कर लीजिए, जहाँ पे समझाऊंगा समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होने वाली हो। जल्दी आप लोग का बाकी का मॉडल पर सेट भी आ जाएगा। और आप लोग क्या चाहते हैं, जो भी अच्छा लगा कि नहीं वीडियो, कमेंट करके जरूर बोलिएगा, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे और सबसे पहले लाभ ले सकें। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं। मेरी सारी शुभकामनाएं आप सभी के साथ है। अच्छे से बिल्कुल पढ़िए और एग्जाम को फोड़िए। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।